हेलो फ्रेंड्स, सुफल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूपी TSSC के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्राचीन इतिहास के लगभग 120 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप यूपी TSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह जो है लोथल था और इसकी खोज जो है SR राव ने किया था। और यह लोथल जो है किस नदी के किनारे था? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह जो है लोथल बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था? लोथल। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह था। यह शहर साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। यह 2450 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। और यह भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है व्यापारिक नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है व्यापारिक नगर जो है लोथल था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा स्थल के संक्षिप्त खुदाई की बात की जाए तो हड़प्पा स्थल की संक्षिप्त खुदाई जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है कब की गई थी? तो 1870 के दशक में की गई थी। और आप लोग जानते हैं कि यह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है हम लोग भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक भी कहते हैं। यह भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की व्यापक खुदाई जो है 1921 ईस्वी में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो आपका सही आंसर है राखीगढ़ी। और आप लोग जानते हैं कि राखीगढ़ी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी जो है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और किस जिले में स्थित है? तो यह जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनित किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया पहला हड़प्पा स्थल जो है रोपड़ था। कौन सा था? रोपड़। और यह किस राज्य में स्थित है? तो रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। कहाँ पर है? रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। और यह भी पूछा जाता है कि यह किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। और इसका आधुनिक नाम जो है रूपनगर है। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक शहर जो है दो भागों में विभाजित हुआ करते थे। कौन कौन से? पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लेकिन जो है धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। दूसरा ऑप्शन बी है, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और ऑप्शन नंबर डी है, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सिंधु लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। अगला क्वेश्चन है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, बनावली जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था वर्तमान में जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा हरियाणा में कौन कौन से
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं? तो बनावली और कौन सा है? राखीगढ़ी। बनावली और राखीगढ़ी जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्खनन जो है डॉक्टर R.S. बिष्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि इंग्लिश में माउंड ऑफ द डेड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ऑफ द डेड। इसका हिंदी में मतलब होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और यह किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो फ्रेंड्स जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो से जो है कांस्य की नर्तकी मिली थी उसको बनाने के लिए जो है किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो उसमें जो है मोम लोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोम लोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग तकनीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो फ्रेंड्स पुजारी के पत्थर की मूर्ति जो है कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से और क्या क्या मिला था? तो मोहनजोदड़ो से अभी हम लोग देखे हैं कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी और पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली थी तथा पशुपतिनाथ शिव की मुहर मिला था। अगला क्वेश्चन है पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं पशुपतिनाथ का मुहर कहाँ से मिला था? तो पशुपतिनाथ का मुहर जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो है सुरकोटदा से मिले हैं। और सुरकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। फ्रेंड्स यदि आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो फ्रेंड्स कुल वेद जो है 4 थे और उसके जो है उन सभी के उपवेद भी होते थे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा इसमें जो है उपवेद नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योग वेद। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो है योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। धनुर्वेद, आयुर्वेद, सशस्त्र सात ये सभी जो है उपवेद हैं, लेकिन योग वेद जो है यह उपवेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो फ्रेंड्स ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता जो है कौन थे? तो ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता जो है इंद्र जी थे। और यह किसके देवता थे? तो यह जो है वर्षा व चक्रवात के देवता थे। अगला क्वेश्चन है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो फ्रेंड्स पंचगव्य में जो है तुलसी को शामिल नहीं किया जाता। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो फ्रेंड्स महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। कहाँ पर? शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण जो है किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये भी पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण है। और यह जो है सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो यह जो है किसका भाग है? यह जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण
ग्रंथ है। कौन कौन सा? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये दोनों जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, वेदों के गद्य प्रकरण जो हैं ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। आइए हम लोग जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय व कौशिकी, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है यजुर्वेद के शतपथ, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक तथा कठ कपिष्ठल। सामवेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो पंचविश तथा जैमिनी, तथा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। वेद जो है कुल कितने थे? तो वेद जो है 4 थे, जिसमें सबसे प्राचीनतम जो है ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है, और यह जो है सावित्री या फिर सूर्य देवता को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है, और यह जो है सावित्री या फिर सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में जो है विश्वामित्र तथा व्यास और सतलज नदियों के मध्य संवाद संकलित है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र तथा व्यास, जिसे हम लोग जो है ऋग्वैदिक काल में जो है विपाशा कहते थे, तथा सतलुज, जिसे हम लोग जो है ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे? शतुद्री कहते थे, नामक नदियों के मध्य संवाद संकलित है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो वह जो है सिंधु नदी है। ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है, जिसे माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है? तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है एक गद्य कृति है। अगला क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, वेद के अंतिम भाग को जो है वेदांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो फ्रेंड्स, रामायण में मांडवी जो है भरत की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है कौरवों तथा पांडवों के बीच में जो है कुल 18 दिनों तक लड़ी गई थी। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टद्युति के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, ऋषि मनु के अनुसार जो है सरस्वती और दृष्टद्युति के बीच के भूभाग को जो है हम लोग ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। किसके नाम से? ब्रह्मवर्त के नाम से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो फ्रेंड्स, बोध गया जो है कहाँ पर स्थित था? निरंजना नदी पर स्थित था, जहाँ पर जो है भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी निरंजना नदी को जो है फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में जो है फल्गु नदी भी दे दिया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को के द्वारा बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ
केंद्र क्यों हैं? तो अब फ्रेंड्स अभी हम लोग देखे हैं बोधगया में जो क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए जो है बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात गौतम को जो है बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन गलत हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर स्टार लगाया गया है। इसका आइए व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट, इस ज्ञान का प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी से किया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखे हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, जिसे हम लोग जो है फल्गु के नाम से भी जानते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान प्रदान किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रतापूर्वक ध्यान किया था? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध जो है बोधगया जाने से पहले 6 साल तक जो है डुंगेश्वरी गुफा में जो है पवित्रतापूर्वक ध्यान किए थे। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पूर्व 6 वर्ष तक डुंगेश्वरी गुफा, जो कि बिहार के गया जिले में स्थित है, में ध्यान किया था। गौतम बुद्ध को लगभग 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखे हैं कहां पर बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बुद्ध को जो है कुशीनगर में जो है परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसीलिए जो है यह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे हम लोग जो है धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी मुद्रा थी? तो वह मुद्रा जो है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, जिसे जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो फ्रेंड्स प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है राजगीर में किया गया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है राजगीर में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं था? तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि बौद्ध ग्रंथ में जो है जो त्रिपिटक थे कौन कौन से थे? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपसाका पिटक। यह जो है त्रिपिटकों में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स, कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो है चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो यह चौथी बौद्ध संगीत जो है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। आइए हम लोग चारों बौद्ध संगीतियों को देख लेते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में जो है राजगिरी में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में जो है वैशाली में हुई थी। और इसके शासक जो है कालाशोक थे। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता जो है साप कमीन ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है 247 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और उस समय इसके शासक जो है अशोक थे, यानी कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीसरे ने किया था। और चौथी बौद्ध संगीत के जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और किसके शासन में हुआ था? तो कनिष्क के शासन में। और इसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र। तथा यह भी पूछा जाता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन से थे? तो इसके उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, आनंद के कहने पर जो है बुद्ध ने जो है महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और कहाँ पर? तो वैशाली में। और संघ में भर्ती होने वाली पहली महिला जो है उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी जी थी। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो फ्रेंड्स, नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत में स्थित वाराणसी शहर को जो है विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, 3 नई गुफाएं जो खोजी गई हैं कौन कौन सी? अजंता एलोरा की ये गुफा जो है कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। अगला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो फ्रेंड्स, बिंबिसार के दरबार में जो है कौन से चिकित्सक थे? जीवक थे। अगला क्वेश्चन है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास को की प्रतिनिधि करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्मिका। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे, तो उसे जो है हम लोग जो है यष्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो आइए अब हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, पहले जैन तीर्थंकर जो है ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ थे। ऋषभदेव या फिर आदिनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स, भगवान महावीर स्वामी को जो है ज्ञान जो है जिमिका ग्राम में प्राप्त हुआ था। और किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे जो है एक साल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम लोग जो है केवल्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को
जिन्न के नाम से जाना जाने लगा, जिन्न का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स जिन्न का अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है? विजेता। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो त्रिरत्न जो है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यही जो है त्रिरत्न हैं जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही उसे हम लोग जो है कैवल्य कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है? तो फ्रेंड्स जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो है अहिंसा था। क्या था? अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभी, गुजरात। यानी कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। कहाँ पर लिखा गया था? तो वल्लभी, वो इस समय जो है वर्तमान में जो है वल्लभी गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आइए अब हम लोग जो है मौर्य वंश पर चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो फ्रेंड्स मेगास्थनीज जो है ग्रीस यानी कि यूनान का निवासी था और जो है वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडिका थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख चुके हैं जो है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे, जो सेल्यूकस निकेटर के जो है राजदूत थे। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? तो फ्रेंड्स विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत भाषा का नाटक है। किस भाषा का नाटक है? संस्कृत भाषा का। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? तो फ्रेंड्स बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानता था। किसको? आजीवक संप्रदाय को। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो फ्रेंड्स अशोक के 8वें वर्ष जो है कलिंग युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। और इसमें जो है इसका उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख पर मिलता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां। अगला क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स अशोक के आक्रमण के दौरान जो है कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी जो है तोसली थी। कौन सी थी? तोसली। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, में साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रप्रस्थ। यह जो है प्रांतीय केंद्र नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामरूप। यह जो है अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था।